जय हिंद दोस्तों। आज हम 1 और 2 दिसंबर 2024 विजनर्स न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 30 नवंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर था बी, और जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन दिया था ये वाला, और ये उसका मॉडल आंसर है। ठीक है, इनफैक्ट नॉट मॉडल आंसर बट ये मेरा आंसर है। इससे मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इसको अप्रोच किया था और कैसे लिखना चाहिए। और ये आज के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये दो मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों पीवाईक्यू है, और ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है। चलिए शुरू करते हैं। हम जो आंसर है उसको डिस्कस, सारी बड़ी न्यूज हो जाए उसके बाद करेंगे। सबसे पहले हमारी न्यूज है एमएसएमई को चैलेंज फेस हो रहा है इन डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एग्रो। ओके, तो देखो देख लेते हैं सबसे पहले एमएसएमई। तो एमएसएमई का मतलब क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस है। ठीक है, उनका आपका मतलब आपको पता है ऑलरेडी। अभी देखो एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी का 30% जितना हिस्सा, 45% जितना मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक, और 45% के आसपास एक्सपोर्ट्स। तो ये आपका एमएसएमई के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है, और या फिर उसके सिग्निफिकेंस में जा सकता है। ओके, फिर तो हमने ये टारगेट किया है कि बाई 2047 ये एम्प्लॉयमेंट करेगा 67% वर्कफोर्स को, और कंट्रीब्यूट करेगा ओवर 75% ऑफ जीडीपी। अभी के लिए हम देख ले तो एमएसएमई सेक्टर 90% ऑफ बिजनेसेस को हमारी जितनी भी ग्लोबली चल रहा है वो यही चलाता है, और 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसी का से आता है। इंडिया को स्पेसिफिक हम देखें तो 1 ट्रिलियन जितना इसका सेक्टर हो जाएगा बाई 2028। अभी देखो ये सब उसके सिग्निफिकेंस हो गए। और 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई, तो क्या दिखा रहा है कि एमएसएमई कितना इंपॉर्टेंट है। और सेम यही हमने देखा ना कि हाँ एमएसएमई इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या पूछा था क्वेश्चन ने कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बतानी थी, तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो चैलेंजेस दिखाए हैं, जैसे कि भाई चैलेंज क्या होता है? डिले इन रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवा पाते हैं, वेदर इट इज स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उसमें दिक्कत है। फिर भी कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, जैसे कि जीएसटी का फ्रेमवर्क, जीएसटी में आईटीसी कैसे वो ले रहे हैं, या फिर कैसे हमें प्रोफेशनल टैक्सेशन फाइल करना है, लेबर का मैकेनिज्म कैसा है, मिनिमम वेजेस क्या है, एसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे हमें गवर्नमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में दिक्कतें आती रहती है। लेबर इश्यूज में देखें तो अनस्किल्ड लेबर है, वेजेस में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है बाय स्टेट। आप बिहार में जाइए उधर वेजेस अलग होंगे, और आप महाराष्ट्र में जाइए तो वेजेस अलग होंगे। फिर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग सेंटर्स इज आल्सो मेजर हर्डल्स इन एमएसएमई। फिर फाइनेंस इश्यूज में देखें तो भाई कायदे से फाइनेंस के मैकेनिज्म को प्रोवाइड नहीं मिलता है। वो जो भी बैंक के पास जाते हैं, बैंक मांगता है कोलेटरल, एमएसएमई के पास कोलेटरल नहीं है, तो पैसा नहीं मिलता, और पैसा नहीं मिलता वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। ऊपर से जो लोन की प्रोसेस है एप्लीकेशन की, वो भी ओपेक रहती है, पता ही नहीं चलता क्या दिक्कत है। और एक्सपोर्ट इश्यूज में देखें तो भाई एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट्स आती है बाय इंडियन एमएसएमई इम्पैक्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। एनवायरमेंट में हम बोल रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो यूरोप का जो कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म टैक्स है, कार्बन बॉर्डर टैक्स, उतना ही मैकेनिज्म हटाइए, वो हर्डल हो सकता है। ये क्या बोलता है कि भाई कोई भी चीज अगर कार्बन इमिशन करते हुए आपने बनाई तो हमारे एरिया में आएगी, तो उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो जो छोटे छोटे एमएसएमई है उनको तो इससे दिक्कत होगी भाई। ऊपर से खुद अपने देश में भी उन्हें ये सब मैनेज करना पड़ता है, तो इशू होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे एमएसएमई के चैलेंजेस है। फिर भाई यहाँ पे नहीं लिखी हुई है बट हम खुद देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। तो भाई सबसे पहले हम पीएसएल लेके आए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसके अंदर हमने एमएसएमई को रखा है कि भाई कोई भी बैंक लोन दे रही है तो एमएसएमई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उनको देना चाहिए। फिर हम इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आए हैं, जहां पे उनको फ्री में पैसा बांटता है, सॉरी फ्री में नहीं, बट गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है और एमएसएमई को पैसा दिया जाता है बाय बैंक्स। फिर हम छोटे मोटे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लेके आए हैं कि हम स्टार्टअप को ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। फिर हमने एफडीआई के नॉर्म को थोड़ा इजी किया है। फिर भाई हमने अपना इंक्यूबेशन सेंटर्स और इनोवेशन को प्रमोट किया है। ये सब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने टैक्स को हटा दिया, हम रॉड टैप दे देते हैं, रॉड टैप दे देते हैं, तो वो भी फायदा मिलता है। ओके, रिकमेंडेशन क्या क्या है फिर भी एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस है उसमें?
तो सिंगल विंडो क्लियरेंस लाइए कि एक ही बार में सब कुछ क्लियरेंस मिल जाए। एमएसएमई का कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाइए, जैसे कि जीएसटी का है वैसे एमएसएमई के लिए बनाए डेडिकेटेड। फिर वही वर्कफोर्स मैनेजमेंट कीजिए कि जैसे कि यूनिफॉर्म लेबर वेजेस होने चाहिए, इंडस्ट्री के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए, इंश्योरेंस स्कीम आनी चाहिए, एडुकेट फाइनेंसेस के मैकेनिज्म लेके आइए, जैसे कि मुद्रा योजना है हमारी, मुद्रा योजना है, यहाँ पे भी आप उसका इनिशिएटिव सॉरी डाल सकते हो जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, मुद्रा योजना। फिर स्ट्रेंथन कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इमरजेंसी सॉरी इमरजेंसी नहीं, ESG फॉर एंड E फॉर एनवायरमेंट, S फॉर सोशल एंड G फॉर गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को और आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने आराम से डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो यही क्वेश्चन दिया, इसलिए मेरा मोटिव यही था कि हमें एकदम आराम से डिस्कस करें, ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। NGT ask CPCB Central Pollution Control Board to prepare पैन इंडिया गाइडलाइंस टू टेकल इलीगल सैंड माइनिंग। अभी देखो इलीगल सैंड माइनिंग क्या होती है, तो भाई जमीन से जो हम माइनिंग करते जाते हैं सैंड की, और ये विदाउट लाइसेंस अगर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारी इलीगल सैंड माइनिंग, ठीक है। देख लीजिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो रिमूवल ऑफ प्राइमरी नेचुरल एंड सैंड एंड रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स मेटल्स फ्रॉम एनवायरमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग वल्नरेबल वैल्यूएबल क्रश्ड स्टोन्स। अभी देखो ये बहुत काम का है, क्यों काम का है, क्योंकि यूपीएससी की ये थीम है। 2013 में उनसे एक क्वेश्चन आया था, 2019 में एक क्वेश्चन आया था, तो पॉसिबल है फिर से एक और क्वेश्चन आ जाए। अभी मुझे बताइए लोग इलीगल सैंड माइनिंग करते क्यों है? सबसे पहले तो भाई उन्हें कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि माइनिंग तो फ्री में हो रही है ना, उसका तो कोई टैक्स देना वेना नहीं है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर सैंड की डिमांड बहुत ज्यादा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। फिर ऑर्गेनाइज्ड सैंड माफियाज हैं जो कि इसी के काम में जुड़े हुए हैं। फिर लेक ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है, ये करना ही करना है इसलिए, ठीक है। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं भाई, तो अल्टर हो सकता है रिवर कोर्स, मतलब समझ लीजिए कि ये रिवर जा रही थी, ठीक है। अभी मैंने इसी रिवर में अंदर माइनिंग कर दी, तो अभी पॉसिबिलिटी है ना कि रिवर थोड़ी लेफ्ट राइट हो जाएगी, या फिर ऊपर नीचे होके उसका थोड़ा सा कोर्स बदल जाएगा, तो वो हो सकता है। फिर लॉस हो सकता है फर्टाइल लैंड, क्योंकि आपने जितना आजू बाजू अच्छी रेत थी वो सब उठा के ले गए, या फिर जो पानी का ग्राउंड वाटर था उसको बिगाड़ दिया, तो फर्टाइल लैंड आपकी जा सकती है, और आप डैमेज कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में बात करें तो ये लोअर कर देता है ग्राउंड वाटर टेबल को, उसके साथ ये अफेक्ट करता है वेल्स को, और जो कि फर्दर कॉज करता है वाटर स्कार्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और लॉस में एक्वाटिक हैबिटेट को डिस्टर्ब कर देगा। जो इंडेंजर स्पीसीज है जैसे कि घड़ियाल, फ्रेश वाटर टर्टल, ऑटर्स, रिवर डॉल्फिन, इन सबको भी जो उसका हैबिटेट है उसमें भी डिस्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये सब पानी पानी वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो सैंड माइनिंग होती है ना वो रिवर्स में या फिर तालाब में होती है, और ये सब उसी की ऑर्गेनिज्म से स्पीशीज है, ठीक है, तो उनको दिक्कत होगी। अभी सैंड एज अ रिसोर्स देख ले, तो ये सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है आफ्टर वाटर। वाटर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है, उसके बाद सैंड होती है। और इंडिया के अंदर सैंड जो है वो एज अ माइनर मिनरल लिस्टेड है, माइनर मिनरल, ठीक है। किसके अंदर है, तो MMDR एक्ट 1957 मींस माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अभी भाई एनजीटी ने ये गाइडलाइंस क्यों दी थी कि सैंड माइनिंग को बंद कीजिए, क्योंकि देखो जहां पे भी सिलिका सैंड का एक्सट्रैक्शन होता रहता है फ्रॉम दी सिलिका सैंड माइन, उससे ना हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, जैसे कि तब निकलता है हमारा सिलिकोसिस, ये बीमारी हो सकती है सिलिकोसिस, जो कि लंग को इफेक्ट करती है, और आगे जाके अगर ये बढ़ जाती है तो आपको मार भी सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये सैंड माइनिंग हो रही होती है, ठीक है, उस वक्त क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट निकलती है, और ये सिलिका डस्ट जाती है वर्कर की सांस में और लंग्स में, और ये धीरे धीरे जाएगी तो क्या करेगा सिलिका डस्ट ना, तो सिलिकोसिस कर देगा आपको। और एनजीटी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट है वहां पे सिलिका सैंड वॉशिंग प्लांट बहुत ही कम बनाए गए हैं, जितने होने चाहिए उससे भी, ठीक है। और सिलिका सैंड कैसे बनती है, बाय क्रशिंग सैंडस्टोन एंड क्वार्ट्जाई ऑफ ओपन टेक्सचर, तो आपकी सिलिका सैंड बन जाएगी। स्टेप्स क्या क्या हमने लिए हैं टैकल करने के लिए इलीगल सैंड माइनिंग के, तो सेक्शन 23C MMDR एक्ट, जिसमें हमने बोला है कि स्टेट और यूटी अपने रूल्स बना सकते हैं इसको कब करने के लिए। फिर सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइन एंड इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म गाइडलाइंस, जो कि रिवर की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की बात करते हैं। फिर सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क,
जो कि हमारा प्रमोट करता है अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चर्ड सैंड या फिर सैंड फ्रॉम ओवरबर्डन ऑफ कोल माइंस। और फिर हमने लास्ट बना है माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी टू ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग इलीगल माइनिंग। पिछले साल ना ये सैटेलाइट की इसी के यूज करते हुए हमें बहुत सारी ऐसी जगह पता लगेगी थी जहाँ पे सैंड माइनिंग हो रही थी, और फिर भाई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उन्हें इजीली सबको टैकल कर लिया। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी जो न्यूज़ है उसमें कुछ किसी में भी खास नहीं है, तो थोड़ा-सा हम तेज़ जाएँगे। सबसे पहला है मिथाइल की सॉरी भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको 40 साल खत्म हो गए। क्या था गैस ट्रेजेडी के अंदर? तो 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। और कौन सा गैस रिलीज़ हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज़ हुआ था फ्रॉम यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये भी इंडिया का फर्स्ट मेजर केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। रिसेंटली कौन कौन से डिजास्टर हो चुके हैं? तो अमोनिया गैस लीक हुआ था चेन्नई के अंदर, जब साइक्लोन मिचंग उसको हिट किया था और वो टूट फूट गई थी पाइपलाइन। फिर वाइसगैग गैस गैस लीक हुआ था 2020 के अंदर, जहां पे स्टाइरिन गैस लीक हुआ था फ्रॉम एलजी पॉलीमर्स इन विशाखापट्टनम। और फिर तुगलक्कड़ गैस लीक, जब जो कंटेनर होता है गैस भरा हुआ वो लीक हो गया था। ठीक है, ओके। रीजंस क्या क्या है केमिकल डिजास्टर से? सबसे पहले तो आपको प्रोसेस और सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना होता है, वहां पे गलती होती है तो लीक हो सकता है। फिर टेक्निकल मैनेजमेंट एरर, इंड्यूस इफेक्ट फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, और इसमें आपका ये ला जाएगा अमोनिया गैस लीक चेन्नई का। फिर भी टेररिस्ट अटैक हो जाए, अनरेस्ट हो जाए, सबोटाज हो जाए तो हो सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं केमिकल डिजास्टर के? सबसे पहले भाई टॉक्सिक होते हैं ये केमिकल, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन, बहुत कुछ पॉसिबल है। जेनेटिक का तो भाई आपके पास हिरोशिमा नागासाकी एवरग्रीन एग्जांपल है। ठीक है ना, इवन ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप ना एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है जादू घोड़ा करके, जादू घोड़ा विलेज स्टोरी। वहां पे दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो अलग अलग केमिकल होते हैं उसमें से यूरेनियम भी है अपना, ठीक है, एलिमेंट। ये उस यूरेनियम की माइनिंग की वजह से ये जादूगोड़ा जो विलेज है उधर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब आपको ये दिखेगा कि अच्छा जेनेटिक म्यूटेशन कैसे असर कर सकता है। ये रेकमेंडेड है, देखिएगा आप। फिर भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, सॉइल वाटर एयर हमारी कंटेमिनेट हो सकती है और वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को खराब कर दे। क्रॉप हेल्थ खराब हो सकती है, उधर के जो भी प्लांट्स होते हैं वो खराब हो जाएंगे। फर्दर वो इनहिबिटेट करेंगे फोटोसिंथेसिस को, उनकी जो ग्रोथ होगी वो स्टंट हो जाएगी और ये डिक्रीज कर देंगे प्रोडक्टिविटी को। फिर बायो एक्यूमुलेशन में देखें, टॉक्सिक एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, फूड चेन में, जो कि लीड करेंगे बायो एक्यूमुलेशन। क्या क्या भाई हमने मेजर्स लिए हुए हैं या फिर क्या ले सकते हैं? तो इनिशिएटिव टू टैकल केमिकल एक्सीडेंट्स, एनडीएमए ने गाइडलाइंस दी हुई है केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी बनाना है, नेटवर्क सिस्टम बनाना है स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बीच में, और उसमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर काम करना है। फिर एक्सप्लोजिव एक्ट 1887 जो कि मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्पोर्टाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स को ट्रीट करता है। फिर केमिकल एक्सीडेंट रूल 1996 जो कि इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस की बात करता है। अभी जो गैस लीक हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट, उसके बारे में देख ले, तो ये एक वॉलेटाइल गैस है, कलरलेस लिक्विड है और डेफिनेटली फ्लेमेबल है। और ये जब एयर के साथ मिलता है तो ज्यादा एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या करता है? जब ये गिव ऑफ कर दे अपनी हीट विथ रिएक्शन विथ वाटर, तो ये प्रोड्यूस कर सकता है मिथाइल, लेमिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और लिक्विड एंड वेपर आर टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड, इसीलिए तो ये डिजास्टर हुआ था। ठीक है ना, और ये बुरा हो सकता है आइज के लिए, स्किन के लिए, इनकेस्ट्रेशन, बहुत कुछ हो सकता है। चलिए अभी आगे देखते हैं कि नेशनल सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने। इन शॉर्ट इसमें क्या बोला जाएगा? हमारा एम यही है कि सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम बनाए, जहां पे हम इंश्योर करेंगे टाइमली एक्सेस मिल पाए अफोर्डेबल एंड क्वालिटी सीड्स का टू ऑल द फार्मर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई क्वालिटी सीड का? सबसे पहले तो जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी आ जाएगी क्रॉप के अंदर, मोर विगोरस एंड फास्ट ग्रोइंग एंड ये ज्यादा पेस्ट को रेजिस्ट कर पाएगा, जल्दी उगेगा और अच्छा उगेगा। और जो ईल्ड होती है वो भी हायर हो जाएगी भाई 10 to 12%। चैलेंजेस क्या क्या भाई तो सीड रिप्लेसमेंट रेट हम इंडिया के अंदर बहुत कम है, जो कि अराउंड 15 to 20% चल रहा है, जबकि हावेवर 100% जितना अच्छी बात है, अच्छी बात सॉरी, जबकि बोल रहे हैं 100% है हमारा हाइब्रिड सीड के अंदर। और एसएसआर क्या होता है? सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो भाई कितना आपका फार्म का एरिया जो है परसेंटेज में वो सर्टिफाइड सीड के थ्रू शो हुआ हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, फिर भाई मोनोकल्चर,
तो एक ही टाइप का अगर आप क्रॉप उगाते जा रहे हो तो वो भी आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड होगी उसको ज्यादा खराब कर देगा और इंक्रीज करेगा पेस्ट की वल्नरेबिलिटी को आपको। फिर सीड मार्केट मोनोपोली, कि कुछ कुछ कंपनीज ही है जो पूरी की पूरी सीड मार्केट को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि बायर। तो ऐसा भी है पर दिक्कत, ठीक है। और अदर इश्यूज में देखें तो पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारा सीड बिल और लैक ऑफ सीड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, हमने स्टेप्स क्या क्या लिए हो, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है इन 1963। फिर सीड एक्ट 1966 लाया है जो कि रेगुलेट करता है सीड की क्वालिटीज और इस्टेब्लिश करता है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। फिर भी हमारी नेशनल सीड पॉलिसी 2002 है जो कि अगेन इसमें डेवलपमेंट के ऊपर, क्वालिटी को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती है। फिर सीड विलेज प्रोग्राम है, बीज ग्राम योजना, जो कि इंप्रूव करता है सेव्ड सीड क्वालिटी को। और नेशनल सीड रिजर्व है जो पे हम सीड को रिजर्व करके रखते हैं ताकि कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाए हमारे पास कुछ सीड पड़े हुए हों। आपका भी होमवर्क क्या है भाई, आप हमें मुझे कमेंट में ये बताइए हमारी जो सीड बैंक है वो कहाँ पे है, ठीक है। सीड बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही है, सीड बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ठीक है। फिर भी हमारी न्यूज है कि यूके की पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक्ट पास किया है, बिल में ज्यादा वोट मिल गए उनको, टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल, ठीक है। टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल यहाँ पे नीचे है। ओके, इसके अंदर बोला क्या जाता है भाई कि अगर कोई भी एडल्ट है जो कि खुद मरना चाहता है, वेदर उसे बीमारी कोई है या नहीं है, तो वो चाहे तो मर सकता है, बट उसको दो डॉक्टर ने साइन किया हुआ होना चाहिए कागजात, साथ ही साथ हाई कोर्ट के जज ने भी उसे कंसेंट दी होनी चाहिए। उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जी सकता है, लेस देन 6 मंथ उनके पास अवेलेबल होते हैं, और इट इज राइट टू डाई आता है, ठीक है। ओके, क्या मैकेनिज्म है ये, कैसे ये भाई कोई भी अपनी लाइफ को खत्म कर सकता है, दो तरीके हैं। एक तो है असिस्टेड डाइंग, तो भाई वो जो भी मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, डॉक्टर होगा, उसके थ्रू उन्हें लीथल ड्रग प्रोवाइड किया जाएगा जिसके उनकी डेथ हो जाए, और फिर वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं और अपनी लाइफ खत्म कर सकते हैं। या दूसरा यूथेनेशिया हो सकता है, जिधर उसे फिजिशियन होता है वो खुद लीथल ड्रग्स दे देता है ताकि उसकी लाइफ खत्म हो जाए, ठीक है। अगर कोई पेशेंट बहुत बीमार है और डॉक्टर को पता है कि ये भी ठीक नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल है कि यूथेनेशिया दिया जाए। बट देखो, यूथेनेशिया जो है ना वो दो टाइप के हो सकते हैं। ये हमारा कौन से केस में आता है, तो हमारा ये है अरुणा शाहनबाग केस, अरुणा शाहनबाग। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हाईलाइट किया था कि जो यूथेनेशिया होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। या तो एक्टिव यूथेनेशिया होता है या फिर पैसिव यूथेनेशिया होता है। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या है कि आपको कोई ऐसा कोई ड्रग दिया जा रहा है जिससे आपकी डेथ हो जाए। और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, आपका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, मतलब आपको समझ लीजिए वेंटिलेटर के ऊपर रखा है, तो वो हटा लिया जाए, दैट्स इट। हमारे इंडिया ने कौन सा अलाउड किया हुआ है, तो पैसिव यूथेनेशिया अलाउड किया हुआ है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कि हम जबरदस्ती आपको कोई जहर दे दे उसमें नहीं मानते हैं, बट हाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो अगर वो आपको लगता है कि ये अभी ज्यादा सफरिंग कर रहा है और ठीक होना इसका पॉसिबल नहीं है। हालांकि इधर यूके की बात चल रही है, जो कि यूके ने बोला है कि वो तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें ना एथिकल कंसर्न्स आता है, एथिकल डिलेमा आता है कि कोई पर्सन अपनी लाइफ एंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो प्रोज की बात करें सबसे पहले, तो हाँ भाई क्यों कर सकता है, तो उधर उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, वो ज्यादा सफर कर रहा है, तो एलिवेट कर देता है सफरिंग, कि सफरिंग से उन्हें आजादी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। फिर ये प्रिजर्व करता है पेशेंट की डिग्निटी और उसकी ऑटोनॉमी को। इफ अ पर्सन वांट्स टू एंड देयर लाइफ या फिर हिज लाइफ, ही कैन डू दैट। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा ठीक भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल और एथिकल अप्रोच की ली जाती है। जो प्रैक्टिशनर होता है वो कायदे से चेक करता है और वो अपने आप भी खुद देखता है, ठीक है। ऊपर से हम हाई कोर्ट के जज को भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो भी ठीक है कि हाँ भाई इसका कुछ मिसयूज तो नहीं होने वाला है, वो सब इसके प्रॉन्स प्रोज हो जाते हैं। अभी कॉन्स क्या क्या है, तो एथिकल और मॉरल चैलेंजेस है, कि डॉक्टर के खुद एथिक्स क्या होते हैं कि आपको प्रिजर्व करना है किसी की लाइफ को, न कि उसको एंड करना है, तो ये डॉक्टर के लिए तो मॉरल डिलेमा हो जाएगा। फिर रिस्क ऑफ मिसयूज भी है, कि यस पॉसिबल है कि कोई जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले जो रैकेट चलते हो वो इसका मिसयूज कर ले। जैसे कि थोड़े टाइम पहले ही हमें देखने को मिला था, ये थोड़े दिनों का ही किस्सा है, कि कौन सा हॉस्पिटल शायद ना मैं नाम भूल रहा हूँ, गायत्री हॉस्पिटल, बट जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। गायत्री हॉस्पिटल में ऐसा रैकेट निकला कि जो डॉक्टर था
वो जानबूझ के ऐसी कोशिश करता था कि भाई आपको कुछ भी हो कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और फिर उस ऑपरेशन की आड़ में उसके ऑर्गन्स को निकाल लेता था। अब ये सोचिए अगर यूथेनेशिया आ जाए तो डॉक्टर यही बोलेगा कि हाँ भाई इनकी डेथ होने नहीं वाली है, ये बचेंगे नहीं, और इससे अच्छा है कि उनको हम यूथेनेशिया दे दे, पैसिव यूथेनेशिया दे दे, या फिर जैसा यूके ने बोला है वो उन्हें असिस्टेड डाइंग दे दे किसी भी तरीके का यूज करते हुए। तो यस, ये पॉसिबिलिटी है। और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट है विथ सोशियो कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल सेंसिटिविटीज, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ में भी कोई कोई में ऐसा बोला जाता है कि पर्सन अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया है, उसे लाया गया है बाय एक्ट ऑफ गॉड। तो पर्सन अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंड भी नहीं कर सकता है, जब भगवान की मर्जी होगी तभी आपकी लाइफ ली जाएगी। अगर आप उससे जल्दी लाइफ ले लेते हो तो आपको वो पाप के ऊपर पाप चढ़ेगा, या फिर आपको 7 जन्मों तक सेम ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसी सब कुछ कुछ बातें होती है, ठीक है। तो इसके साथ भी इनलाइन नहीं है। और स्कॉलर्सली पर्सपेक्टिव देखे तो इमानुएल कांत है, वो भी यही बोले थे, नेवर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बी रिगार्डेड एज अलाउड दैट पर्सन इज डिस्ट्रॉइंग ऑन वन सेल्फ। हम कांट की बात करें तो कांट भाई किसके भर में काम आएंगे, तो एथिक्स के, डेफिनेटली एथिक्स में काम तो आते ही आते हैं। और जितने भी स्कॉलर्स हैं उसमें कांत अपने फेमस है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के लिए, ठीक है। डियोंटोलॉजी, या फिर मीन्स इज बिगर देन एंड्स, या फिर उनका कैटेगरिकल इंपरेटिव, ये सब उनके फेमस बातें हैं। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा एथिक्स का आंसर हो गया कि भाई वेदर असिस्टेड डाइंग is good or bad. Highlight the ethical conflict or dilemmas involved with ending life with assisted dying. तो इधर आप ये सभी जो पॉइंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप अपने बैकअप को ये भी बना सकते हो कि भाई यूके ने पास कर दिया है, तो आपका बैकिंग बन जाएगा। फिर भाई एड्स डे की सेलिब्रेशन की थी हमने, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। नाको अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये सेलिब्रेट किया था। नाको स्टैंड फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने बहुत बार देखा है, फिर से हम देख रहे हैं आज, लगातार आ रहा है थोड़े दिनों से। एचआईवी वायरस क्या है भाई? तो देखो ये वायरस होता है ना, ये हमारे बॉडी में जाके CD4 सेल्स को टारगेट करता है। CD4 सेल्स क्या होता है? तो ये टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल हैं जो हमें बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके सामने लड़ने में हेल्प करते हैं, और ये इसी को मार देता है। तो हमारी बॉडी छोटी मोटी बीमारियों के सामने भी नहीं लड़ सकती है और वीक होती जाती है। जो एचआईवी वायरस है वो एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मतलब ये नॉर्मल वायरस की तरह नहीं होता, ये उल्टा काम करता है। इसको मैं मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे समझा देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जनरली क्या चलता रहता है पता है? DRP, मतलब हमारी बॉडी में DNA टू RNA बनेगा और RNA टू प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो DNA टू RNA बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्शन। और जो RNA टू प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर वायरस आते हैं, समझ लीजिए वायरस के अंदर RNA है, तो वो क्या करेंगे? RNA के साथ जुड़ जाएंगे और फिर अपना प्रोटीन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। पर ये रेट्रो वायरस होता है ना, ये होता है उल्टा, क्योंकि इसके अंदर होता है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी ये क्या करता है पता है? ये तो समझ लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट चालू ही रहेगा, DRP DRP DNA प्रोटीन DNA प्रोटीन 24 घंटे ये तो काम चालू ही है। मतलब ये हमारी नॉन स्टॉप फैक्ट्री है जो कि चलती ही रहेगी। अभी ना ये RNA उसको भाप जाता है। ये जो रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस के अंदर भी RNA ही होता है, ये भाप जाता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले तो RNA के साथ जुड़ता है, वो तो जनरल बात है, ठीक है। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलता है ना, ये उसको उल्टा करता है। मतलब ये RNA से DNA बनाता है, उल्टा जाता है। अभी DNA तो क्या है? DNA तो हमारी जैसे ही बनेंगे ना, तो हमारी बॉडी होगी वो भी क्या कर देगी, गलती से ये HIV जो वायरस है ना उसके जैसा DNA बनाने लगेगी, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ चुका है। मतलब इन शॉर्ट इसने क्या किया कि समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, ये उसका शेप था। ये गया RNA के पास और RNA से उसने रिवर्स कर दिया, ये जो नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, उसको उल्टा कर दिया और ये RNA से DNA में वापस पहुंच गया। अभी DNA में पहुंच गया तो ऐसा समझ लीजिए कि फैक्ट्री के गेट पे पहुंच गया। यहाँ पे जो भी जाएगा उसका प्रोडक्शन अपने आप होने वाला है। तो सेम अभी ये जो स्टार जैसा है, जो अपना वायरस है, वो यहाँ पे पहुंच गया है। और वो सिर्फ पहुंचता ही नहीं है, वो क्या करता है?
जिस शेप में हमारे डीएनए बन रहे होता है ना, ये उसी के शेप का अपना शेप बना लेता है, ताकि हमारी बॉडी आइडेंटिफाई न कर पाए कि कैसा दिखता है। तो बस अपने आप को ये डीएनए तक रह गया, मतलब फैक्ट्री के गेट तक ले गया और अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया, दैट्स इट। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इनडायरेक्टली न पता हुए भी ये जो वायरस है, एचआईवी का वायरस, उसका प्रोडक्शन कर देगी। फिर उसका डीएनए टू आरएनए बनेगा, आरएनए टू प्रोटीन बनेगा। मतलब हमारे ही बॉडी ने जो वायरस था उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और खुद करने लगी, ठीक है। पर ये कब पॉसिबल हुआ, जब रेट्रोवायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम था और ये प्रोसेस को एक स्टेप पीछे ले गया। बाकी जो जनरल वायरस होते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो सिर्फ आरएनए में जाते हैं और फिर प्रोटीन बन के रह जाते हैं। जबकि ये तो पूरी की पूरी प्रोसेस को एक स्टेप पीछे लेके अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है। ये जो प्रोसेस ऐसे चेन चल रही है ना, समझ लीजिए ये चेन में शुरू में वो बैठ जाता है। ओके, गॉट इट। तो यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और रेट्रोवायरस यही काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ये सब कि रेट्रोवायरस कैसे भाई, आरएनए लुक लाइक सेल इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसा डीएनए बन रहा होता है सेम वो उसके जैसा इंस्ट्रक्शन बना लेता है और फिर उसके जैसे बनाने लगते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हैकिंग कर लिया सेल्यूलर जेनेटिक मशीनरी को। इसकी भाई ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो इसके लिए भाई एआरटी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता है एचआईवी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एड्स हो जाएगा, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी के स्टेटस क्या क्या है, तो हम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हमारे यहाँ पे 2.4 मिलियन से ज्यादा भी केस अवेलेबल हैं। और न्यू एचआईवी केसेस इंडिया में डिक्रीज हो गए हैं 44% तक, जबकि ग्लोबल एवरेज देखे तो ये रिडक्शन 39% जितना है। ओके, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखा है, पहले हमने 90 90 90 टारगेट लिया था, जबकि अब हमने 95 95 95 टारगेट लिया है। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एचआईवी जितनों को हो रहा है वो आइडेंटिफिकेशन को बढ़ाएंगे, फिर उनको एआरटी टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआरटी थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है उसका ध्यान रखेंगे, और एट लास्ट जो आइडेंटिफाई हुए हैं पीपल, उसको हम जो वायरल लोड है वो सप्रेस हो जाए उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यही हमारा 95 टारगेट है और इसमें हमने 81%, 88% और 97% जितना कैपेबिलिटी हासिल कर लिया है। फिर हमने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसका फेज 5 चल रहा है। अगेन इसमें क्या है, तो एचआईवी रिलेटेड केसेस को हमें रिड्यूस करना है, दैट्स इट। और बेसलाइन क्या रखी गई है, तो 2010 की डेडलाइन रखी गई है। और अदर्स में देखें तो इंडिया एचआईवी एंड एड्स एक्ट 2017 लेके आए हैं और हम मिशन संपर्क इनिशिएटिव लेके आए हैं इन 2017। ओके, तो इतना काफी है एचआईवी के लिए। अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। अच्छा चलिए, शॉर्ट न्यूज से पहले ना हम आंसर अपना कवर कर लेते हैं। ये लोकेशन एक बस देख ले कि नाइजीरिया अभी अभी लोकेशन में था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 54 जो लोगों को जा रही थी एक छोटी सी बोट, वो डूब गई थी, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। ये नाइजीरिया कहाँ पे पड़ता है, तो भाई ये जो अपना अफ्रीका का मैप है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में ये नाइजीरिया पड़ता है। आजू बाजू की कंट्रीज आप खुद देख सकते हैं, एक है भाई कैमरून है, फिर यहाँ पे नाइजर है और बेनिन है। और उसके नीचे क्या है, तो नीचे उसके अटलांटिक ओशन अवेलेबल है, ठीक है। मेजर ड्रेनेज एरियाज देख ले नाइजीरिया के, तो नाइजीर बेनुन बेसिन है, लेक चैड है, गल्फ ऑफ गिनी है। आज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं भूल गया था फोटो ऐड करना यहाँ पे, वरना हम फिर से हमारा जो हर बार देखते हैं वही अफ्रीका वाला देखते हैं। फिर वन ऑफ द लेक फॉर्म बाय बैक वाटर नाइजीर लेक फेग्यूबाइन, जो कि भाई यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है, ये पीवाईक्यू था कि कौन सी लेक ड्राई अप हो चुकी है, तो लेक फिग्यूबाइन। ये शायद ना 2021 का क्वेश्चन था या 2020 का क्वेश्चन था, मैं भूल रहा हूँ। फिर मेजर लेक यहाँ पे कौन कौन से, तो भाई लेक चैड है, एंडोहेरिक फ्रेश वाटर लेक है, जो कि कंजुगेशन ऑफ चैड, कैमरून और नाइजीरिया से मिलती है, ठीक है, यहाँ पर सबके बीचों बीच पड़ती है। ओके चलिए, अभी हम आंसर को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो आंसर में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने अप्रोच की वो अलग बात है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी बहुत अलग अलग तरीके से अप्रोच किया था। मेरी भी एक छोटी सी गलती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हंगर एंड पॉवर्टी बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हंगर और पॉवर्टी चैलेंज तो है, तो हमें सबसे पहले तो ये जो लाइन लिखी गई है इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हंगर और पॉवर्टी चैलेंज क्यों है गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो हमारा इधर फोकस क्या रहना चाहिए, इन गुड गवर्नेंस कैसे हंगर और पॉवर्टी हमें चैलेंज दे रहे हैं, तो कैसे दे सकते हैं, तो ये हंगर और पॉवर्टी होगा तो आपके जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा, ऊपर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ ज्यादा है तो और ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है।
फिर जो इंडिया का या फिर कोई भी कंट्री है उसका डेवलपमेंट होना होता है, डेवलपमेंट और पीछे रह जाएगा। जो आपके पास वर्कफोर्स होगी, वर्कफोर्स कमजोर होगी, जो आपका यूथ होगा, यूथ कमजोर होगा, या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, उसका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाओगे। तो ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं इन गुड गवर्नेंस ड्यू टू हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये फर्स्ट डायमेंशन था जो आपको एड्रेस करना था, जो कि मैं भी मिस कर गया हूँ। ठीक है, मैंने जबकि क्या कर दिया, मेजर्स लिख दे दिए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं और फिर ये इम्प्लीमेंट ठीक से हुए या नहीं हुए। बट एक्चुअली क्या करना था, ये लिखना था। ओके, फिर भी इवेल्युएट करना है कैसे जो भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं वो सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको हमें इवेल्युएट करके देना है। अभी देखो, इवेल्युएट जहां पे भी लिखा हो ना, मतलब आपको दोनों चीज लिखनी है कि क्या ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ। मतलब आपको हर एक तरीके से उसको तहकीकात करनी है कि हाँ भाई ऐसा था ऐसा था। ठीक है, और फिर आखिर में आपको सजेस्ट करना है मेजर, तो कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो देखो वो तो ठीक रहा। इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के आंसर है उन्होंने तो इवेल्युएट भी ठीक से किया ही नहीं है, सिर्फ मेजर लिखे हैं और फिर सजेशन दे दिए हैं। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट के आंसर को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कीजिएगा। ठीक है, खुद सोचिए, खुद आंसर लिखिए, वेदर इट इज गुड और बैड, बट खुद कीजिए। हाँ, आप कंटेंट पढ़ने के लिए किसी का देख सकते हो, बट किसी का आंसर कॉपी मत कीजिए। तो देखो इधर मेरी अप्रोच क्या रही। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, सॉरी डेफिनेशन नहीं, इंट्रोडक्शन लिख लिया कि पॉवर्टी एंड हंगर इज अ मोस्ट अब्यूजिव एंड अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस टू ह्यूमन काइंड। अभी देखो ये इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखा है, तो गांधी जी का कोट है कि पॉवर्टी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, इसी को मैंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया और न्यू फॉर्म दे दिया। तो भाई हमारा इंट्रोडक्शन तो अच्छा हो गया। फिर मैंने मेजर्स लिख दिए गवर्नमेंट ने जो जो लिए हुए हैं, और फिर उसको इवेल्युएट किया। बल्कि हो करना क्या था, मैंने जैसे आपको बताया चैलेंजेस लिखने थे और इवेल्युएट करने थे। बट ठीक है, इधर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कम नहीं होंगे। ओके, फिर मैंने मेजर्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और सो फार गवर्नमेंट सक्सेस हुई या नहीं, जो कि एक्चुअली यहाँ पे पूछा गया था, वर्ड टू वर्ड यही लिखा है। तो देखो ये एक अप्रोच हो सकती है कि हाँ भाई हुई है। ये मैंने जो डिफरेंसेस में लिखा है वो आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो कि हाँ भाई ये मेजर्स हुए थे, और फिर आखिर में लिख सकते हो हालांकि ये चैलेंजेस भी है। किस तरीके से कि आपने लिख दिया कि भाई ये गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3, कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने काम किया है और ये फायदा हुआ है। फिर जाके आप लिखते हो कि हाउएवर देयर इज आल्सो सम चैलेंजेस, फिर उसमें आप 1 2 3 कुछ भी लिख दो। जबकि मैंने क्या किया है, आमने सामने लिखा है, दोनों चल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। सबसे पहले कि भाई अराउंड 25 करोड़ पीपल को हमने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी एंड इंडेक्स पॉवर्टी से बाहर निकाला है एज पर नीति आयोग। सामने उसी का काउंटर पॉइंट है कि हालांकि नीति आयोग खुद बोल रही है कि अभी भी 11.28 जितने पीपल अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। फिर दूसरा पॉइंट है अराउंड 80 करोड़ पीपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हमने कवर किए हुए हैं। जबकि उसकी का काउंटर पॉइंट क्या है, तो भाई कितने भी कवर करके रखे हो क्या फायदा, कि जबकि आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक 105 आ रही है आउट ऑफ 137। फिर पीएम पोषण के अंदर मिड डे मील स्कीम, हम पीएम पोषण चला रहे हैं, मिड डे मील स्कीम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में चलती है। बट अगेन इसका क्या फायदा, जबकि आपके पास कंस्टेंट कांस्टेंट परसिस्ट कर रही है चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टालिटी। तो ये हमारा क्या बता रही है, एवोल्यूशन बता रही है कि कैसे गवर्नमेंट ने काम किया है, बट कैसे और भी काम करने की नीड है। तो ये पूरा का पूरा आपका इवेल्युएशन परफेक्ट हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर यार हमें डेटा नहीं याद है तो कैसे हो पाएगा, कोई जरूरत नहीं है। देखो जो डेटा याद है उसे याद रखो, नहीं याद है उसे मत याद रखो। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी पीपल इनरोल्ड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि आप सामने लिख सकते हो हाउएवर देयर इज आल्सो स्टिल परसिस्टिंग हंगर इन इंडिया। बट आई वुड सजेस्ट जो मेजर इंडेक्सेस आते हैं जैसे हंगर इंडेक्स है, पॉवर्टी इंडेक्स है, फिर जेंडर इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये ऐसे सब इंडेक्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऊपर से हम करंट अफेयर में डिस्कस भी करते हैं। और इसका भी डेटा अगर नहीं पता है तो ये भी बोल सकते हो कि भाई हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उधर गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, कि हालांकि और बहुत सारे लोगों को बचाना बाकी है। तो आपका येस और नो दोनों हो जाएगा। फिर रिकमेंडेशन क्या देनी है, तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए ताकि फूड अवेलेबिलिटी भी लोगों के पास हो और इन्फ्लेशन भी हम कर पाए। फिर स्ट्रेंथनिंग कीजिए आप इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को जो कि ऑलरेडी है हमारे पास। फिर भाई जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट लेके आ जाइए, ये ऑलरेडी हमने इसका क्वेश्चन दिया था। ये देखो ये क्वेश्चन दिया था
उस क्वेश्चन से हमने ये आंसर फॉर्म कर लिया है, एक पॉइंट बना लिया है, वो इजीली बन सकता है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए और सोशल सिक्योरिटी कवरेज को भी यूनिवर्सल कर दीजिए। अभी देखो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर आंसर के अंदर ही आप रिकमेंडेशन लिख रहे हो या फिर मेजर्स लिख रहे हो आखिर में, तो आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे ना तो चलेगा। बट हाँ, अगर आपको लिखना ही है कि नहीं मैं लिख के ही जाना है, तो आप लिख सकते हो कि भाई ये जो आपने लिखा उसी के जैसा लिख लीजिए। टू कंक्लूड, बाय दिस एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन वी कैन स्ट्रेंथन द अवर एफर्ट्स टू काउंटर हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं समराइज वे में। या फिर आपको कोई कोट आता है तो अगेन आप कोट से कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि एक मदर टेरेसा का कोट है कि इट इज हार्ड टू फीड ऑल, सो पुट ओनली वन पीपल, अ वन पर्सन। ठीक है, तो वो आप कोट कर दीजिए, चलेगा कि कोट से शुरू हुआ था और कोट पे ही आपने खत्म कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे कि कैसे इसकी प्रॉपर अप्रोच हो सकती थी। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें चैलेंजेस हाईलाइट करने थे, जो कि मैंने खुद नहीं किए, क्योंकि मैं खुद बहुत जल्दबाजी में लिख रहा था कि भाई जल्दी जल्दी लिखना है, 7-8 मिनट में खत्म करना है, इसलिए मेरी राइटिंग भी आप दिख रहे होगे। और फिर हमें इवोल्युएट करना था कैसे सक्सेस हुई है या नहीं हुई है, और एट लास्ट हमें सजेस्ट मेजर भी देने थे। ये देखो बहुत सारे डायमेंशन पूछ लिए थे एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आपको छोटा 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 सब लिखना है, इतना काफी रहेगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। और हाँ, आपको कुछ समझ नहीं आता ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। और आज के आप आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपका खुद इंप्रूवमेंट होगा। बिना लिखे आप इम्प्रूव नहीं होगे, वो बात मान लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं सिर्फ आंसर देख लेता हूँ या देख लेती हूँ और उससे हो जाएगा, वो नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल, आप लिख ही नहीं पाओगे, लिखने बैठोगे तब इजी से इजी वर्ड होगा ना वो भी याद नहीं आएगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बिना लिखे नहीं होगा भाई। ओके, शॉर्ट न्यूज में क्या है, तो एशिया ओशनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये हेल्ड होती है एन्युअली 2010 से। बीजिंग के दौरान, बीजिंग से ही उसकी शुरुआत की गई थी, बाद में 2010 से हर साल ये एन्युअली ऑर्गेनाइज होती है। ये न्यू दिल्ली में हुई, तो अभी किसने होस्ट किया था, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको होस्ट किया था, अंडर मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस जो काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो प्रमोट करना भाई सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस को, रिमोट सेंसिंग को एडवांसमेंट करना, फैसिलिटेट करना डायलॉग्स एंड कोलैबोरेशन बिटवीन आवर पार्टनर सैटेलाइट ऑपरेटर्स एंड यूजर्स, एंड इन्फॉर्म करना कम्युनिटी को रिगार्डिंग स्टेटस एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स। फिर भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने साइन किया है रिसेंटली एमओयू टू विथ एग्जीक्यूटिव सर्च लीडर्स टू इनहेंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक। ओके, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं देख लीजिए। कोई भी अगर कंपनी होती है ना, उस कंपनी के कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अभी यही डायरेक्टर को आप इंडिपेंडेंट बना दो, मतलब कि जो कंपनी का पार्ट है ही नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं वो वैसे ही बैठे हुए हैं, वही है अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इसीलिए उसका नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोई जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही ये कंपनी के पार्ट है। और कंपनी के पार्ट नहीं है तो ये डे टू डे जो अफेयर्स हो रहे हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ओके, इसको किस एक्ट के थ्रू हमने बनाया गया है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक्सरसाइज इन न्यूज, रिसेंटली अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है। किनके किनके साथ थी ये, तो इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म फोर्स के साथ थी। और फर्स्ट एडिशन ऑफ हमारे सिनबेक्स हुआ है। सिनबेक्स किसके साथ है, तो कंबोडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के साथ है। नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, कंबोडिया इंडिया नेशनल बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। और ये भाई जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने कल परसों भी देखा था, ये किसके अंदर आता है, तो चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड चार्टर, कि भाई आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, लॉजिस्टिक कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दीजिए, ये सब हो सकता है। ठीक है, फिर हाई रिस्क फूड। हाई रिस्क फूड के अंदर रिसेंटली फसई ने जो पानी की बोतल होता है ना उसको ऐड कर दिया। आप बोलोगे यार पानी की बोतल हाई फूड रिस्क में, यस। अभी देखो कायदे से इधर कोई रिस्क है नहीं, बट किसी भी चीज को अच्छे से ट्रीट किया जाए, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट या फिर कोई लोकेशन बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सब चीजों में उसके अंदर कोई पैथोजेंस ना जाए, कोई बैक्टीरियाज ना जाए, बस उसी का ध्यान रखने के लिए हम उस चीज को डाल देते हैं हाई रिस्क फूड में, कि मतलब ये फूड के अंदर बहुत रिस्क हो सकता है अगर आप इसको ठीक से टैकल नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली पानी की बोतल के अंदर रिस्क कुछ भी नहीं है, बट ये वल्नरेबल है रिस्क से।
तो बस इसी का प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट्स इट। फसई ने ऐसा क्यों किया? तो रिसेंटली जो BIS ना, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने अपने जो गाइडलाइंस थी उसको थोड़ा सा वीक किया कि हाँ भाई इतना स्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों ने ये डाल दिया। अब ये जो हाई रिस्क कैटेगरीज फूड होता है ना, इसको टाइम बाय टाइम ऑडिट करते हैं, बाय फसई वाले खुद ऑडिट करेंगे, और फसई के द्वारा रिकॉग्नाइज कोई ऑडिटिंग फर्म हो सकती है, वो भी इसको एवरी ईयर ऑडिट कर देगी, ठीक है। दूसरे कौन कौन से रिस्क फूड आते हैं? तो भाई डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, कि इसका भी ध्यान से करो क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम होता है। फिर मीट प्रोडक्ट्स आते हैं, पोल्ट्री आती है, फिश प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैथोजेंस या बैक्टीरिया इजीली जा सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। फिर है साइक्लोन फेंगल, आपने देखा ही होगा, तमिलनाडु की कोस्ट पे रिसेंटली हिट किया है और एकदम तबाही मचा दिया है, पानी पानी फ्लड्स हर जगह पे, बहुत नुकसान किया है। ओके, अब ये जो साइक्लोन फेंगल है उसका हम देख ले, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और यहाँ पे लो प्रेशर बिल्डअप हुआ था, इसलिए यहाँ पे आया था। एनडीएमए ने साइक्लोन के दो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, एक है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक है ट्रॉपिकल। फर्क क्या होता है? तो ये हमारी है अर्थ, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच से पास हो रहा है हमारा इक्वेटर और कैप्रिकॉन एंड कैंसर। तो ये जो कैंसर और कॉप्रिकॉन है, इनके बीच वाला जो भी एरिया है, ये सेंटर एरिया, इसी को बोलते हैं हम ट्रॉपिक्स। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ट्रॉपिक बोल रहे हैं ना, तो ये जो दो ट्रॉपिक्स के बीच का जो भी एरिया आता है वो हमारा ट्रॉपिक एरिया है। तो यहाँ से जो भी साइक्लोन ओरिजिन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये अगर ट्रॉपिक के बाहर कोई साइक्लोन इमर्ज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। साथ ही साथ हमने कलर कोडेड वार्निंग भी इशू करके रखी है, कि प्री साइक्लोन वार्निंग में येलो है, फिर साइक्लोन अलर्ट में ऑरेंज, और फिर रेड। मतलब कि एक और होती है ग्रीन भी होती है। इसमें क्या होता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन में तो आप चिल करके रहो, कुछ भी अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। येलो में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत रेडी रहना है, हो सकता है कि आपके एरियाज में भी आ जाए। ऑरेंज में क्या है, और थोड़ा रेडी ना है, अलर्ट पे आ जाना है आपको, आपकी सब चीजें आप बचा लीजिए, सब रेडी रखिए, मोमबत्ती ये वो कुछ भी हो सकता है। और रेड में तो भाई एकदम अलर्ट, कि ये साइक्लोन कभी भी आपको टकराने ही वाला है, आपको बस रेडी ही रहना, ठीक है। चलिए, तो रेडी ही रहना है, ओके। अभी देखो ये ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के दूसरे फर्क देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे डाले हुए हैं, उड़ते हुए देखेंगे, बाकी आप खुद पढ़ लोगे, ठीक है। लैटिट्यूड में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे होता है फ्रंटल सिस्टम, तो ट्रॉपिकल में कोई फ्रंट नहीं बनता है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन में बनता है। ये टेम्परेट साइक्लोन मतलब आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन सेम है, ठीक है। फ्रंट का फॉर्म होना मतलब क्या होना, कि कोई भी ठंडी हवा और कोई भी गर्म हवा आपस में टकरा रही है, जो एरिया क्रिएट हो रहा है ना, उसी को हम बोलेंगे फ्रंट, ओके। फॉर्म कहाँ हो सकता है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो वो सी के ऊपर ही फॉर्म हो सकता है, जब उसका टेम्परेचर 27 या उससे ज्यादा हो जाए, जबकि ये लैंड और सी दोनों पे फॉर्म हो सकता है। सर्कुलेशन क्या होता है नॉर्थ साउथ में? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है नॉर्थ के अंदर, और क्लॉकवाइज घूमता है साउथ के अंदर। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सीजन में कहाँ आता है? तो लेट समर्स आ सकता है, अक्टूबर और अगस्त तक आ सकता है। अभी आप देखिए हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ कब आया है? तो नवंबर में आया है, ठीक है। तो कोई खास फर्क नहीं है, एक दो महीना इधर उधर चलता है। और जबकि एक्स्ट्रा टॉपिकल की बात करें तो वो इरेगुलर होता है, कभी भी आ सकता है। शेप एलिप्टिकल एनविल होता है और इसका वी शेप होता है। रेनफॉल ज्यादा होती है बट शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जबकि यहाँ पे रेनफॉल तो कम होगी बट ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होगी। वेलोसिटी हायर होती है, ये कंपेरेटिवली लो होती है। लाइफ टाइम 1 वीक तक का रहता है, यहाँ 2-3 वीक का रहता है। पैथ ईस्ट टू वेस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट। ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट है। काम रीजन में जल्दी आ जाता है, कि भाई इसकी जो आई रहती है, मतलब बीच का जो एकदम सेंटर वाला एरिया होता है, वहां पे यूजुअली काम रीजन होता है और वहां पे रेनफॉल भी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे तो हवाएं जा रही होती है अंदर बाजू। जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा सिंगल रीजन भी नहीं है जहाँ पे कोई काम हो और वो हवा ना होती हो। ड्राइविंग फोर्स हम देखें तो ये एनर्जी और लेटेंट हीट की वजह से हो सकता है, ये डिपेंड करता है एयर मास के डिस्ट्रीब्यूशन में, जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट पड़ता है, और डिफरेंट डिस्टिंग रिलेशनशिप होती है इसकी जेट स्ट्रीम के साथ, मतलब दोनों का पड़ता है इन शॉर्ट। क्लाउडी वेरी फ्यू वेराइटीज होता है, और यहाँ पे वेराइटीज ऑफ क्लाउड देखने को मिलते हैं, क्योंकि यार ज्यादा आपका हवाएं आ रही है ना। इन्फ्लुएंस तो इंडिया के ऊपर बोथ कोस्ट में इफेक्ट होता है, वेदर इट इज बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की ब्रांच की। और जबकि ब्रिंग करता है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर एसोसिएटेड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है।
एकदम हमने तेजी से देखा है क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं था। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर अप्रूव किए हैं फॉर इंडियन वुमन इन डिस्ट्रेस। कौन कौन से जगह पे हमने किए हैं? तो भाई कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, जेदा, रियाद की सऊदी अरेबिया में बात है। और 2 शेल्टर अपॉन किए हैं विदाउट शेल्टर होम, ठीक है, सॉरी, 2 सेंटर हमने बनाए हैं विदाउट शेल्टर होम, जैसे कि टोरंटो एंड सिंगापुर। ये वैसे वन स्टॉप सेंटर काम क्या करते हैं? तो कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं टू वुमन जो कि कोई भी वल्नरेबल सिचुएशन का सामना कर रही है, ठीक है। ये इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है, ये इसमें मेजर रोल प्ले करता है। और क्या ये सिर्फ वुमन को ही सपोर्ट करता है? नहीं, ये किसी को भी सपोर्ट करता है, बट पर्टिकुलरली इसका फोकस ज्यादा वुमन के ऊपर रहता है, ठीक है। ये कब सेटअप हुआ था? 2009 में सेटअप हुआ था। और ये ऑल इंडियन मिशन एंड पोस्ट के लिए अब्रॉड में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। फिर है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल 2024। देखो एकदम ही बकवास न्यूज है, बस बोला क्या गया है कि 71% जितनी कंट्रीज है जिसने इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स या प्रोग्राम बनाए हुए हैं, बल्कि कुछ कुछ कंट्रीज है उन्होंने अभी तक बनाए हुए नहीं है, जो कि क्रिटिकल है, बनाने चाहिए, बस वही बात की गई है, ठीक है। ग्लोबली ओईसीडी ने क्या बोला है डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कि नियरली 3.5 मिलियन पीपल कैन लॉस देयर लाइफ ड्यू टू HAI, मतलब कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, अप टू कब तक? तो 2050 तक। इसीलिए बोला गया है कि इसको भी आपको बना लेना चाहिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स को, प्रोग्राम को, ठीक है। स्पॉन्ज सिटी, तो जैसा नाम है भाई, स्पॉन्ज क्या करता है? ज्यादा वाटर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहता है। तो बस यही एक इफेक्टिव अप्रोच है कि अर्बन फ्लडिंग को कैसे रोकी जाए। तो आप स्पॉन्ज सिटी बना लीजिए। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का जो पार्ट है, इसके थ्रू आप फ्लड को रोक पाओगे, वाटर को कंजर्व करके रख पाओगे, वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव कर पाओगे, और साथ ही साथ आपका जो इकोसिस्टम है वो भी बच जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं? तो भाई ग्रीन रूफ लगाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए आप वेटलैंड का, ट्री कवर इंक्रीज कीजिए। तो ये सब आपका स्पॉन्ज सिटीज में आ जाएगा। इन शॉर्ट, आपका कोई भी ऐसा मैकेनिज्म है जो कि पानी को कंजर्व कर रहा है, देन इट इज स्पॉन्ज सिटी। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? तो तिराना अल्बानिया के अंदर इज स्पॉन्ज सिटी। फिर बर्लिन यूज करता है ग्रीन रूफ का एंड वर्टिकल गार्डन्स का, इट इज स्पॉन्ज सिटी, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो कि कैसे ये स्पॉन्ज सिटीज हमें काम आती है। आंसर हमने डिस्कस कर लिया है, कल का आंसर भी बात कर ली है, और ये आज के क्वेश्चन आपके हैं तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और आपको अपना आंसर भी टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, देन इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।